नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गुरुवार को अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में इमरान खान और उनके कुछ करीबी घायल हुए हैं। एक शख्स की मौत भी हो गई है। फायरिंग की घटना वजीराबाद में अल्लाह वाला चौक पर हुई। इमरान के पांव में गोली लगी है और उन्हें लाहौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर है। घायल होने वालों में फैसल जावेद, अहमद चट्टा व अन्य लोग शामिल हैं। इमरान खान के करीबी और पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि AK-47 से फायरिंग की गई है। बताना होगा कि इमरान खान इन दिनों लाहौर से इस्लामाबाद तक हकीकी आज़ादी मार्च निकाल रहे हैं और गुरुवार को मार्च का 7वां दिन था। फायरिंग के बाद PTI के कार्यकर्ताओं ने हमलावर को दबोच लिया और इमरान खान को सुरक्षा घेरे में ले लिया। फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। गोली लगने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI प्रमुख इमरान खान का वीडियो आया है। PTI ने इसको अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसके फोटो साझा किए हैं। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फायरिंग की घटना के बाद कंटेनर से गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा है। गाड़ी में शिफ्ट करते वक्त इमरान खान अपने समर्थकों की ओर हाथ हिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमला करने वाले शख्स ने हमला करने का कारण कैमरे पर बताया। उसने कहा कि वो इमरान खान को मारने आया था क्योंकि वो लोगों को गुमराह कर रहे थे। हमलावर ने कहा कि इमरान लोगों को गुमराह कर रहे थे, मुझसे ये देखा नहीं गया। अजान के समय डेग बजाकर शोर कर रहे थे। हमलावर ने कहा कि मैंने केवल इमरान खान को मारने की कोशिश की। उसने ये भी कहा कि वो बाइक से गुजरांवाला आया था और वाहन को अपने चाचा के यहाँ छोड़कर आया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान के कंटेनर पर हुई फायरिंग की निंदा की है। उन्होंने गृह मंत्री राना सनाउल्लाह को IG पुलिस और पंजाब के मुख्य सचिव से तत्काल रिपोर्ट मांगने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने PTI अध्यक्ष और अन्य घायल लोगों के स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि संघीय सरकार सुरक्षा और जाँच के लिए पंजाब सरकार को सभी जरूरी सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे देश की राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में इमरान खान पर चली गोलियों के बाद भारत की ओर से प्रतिक्रिया आई। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत पाकिस्तान के घटनाक्रम पर नज़दीकी नज़र रख रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ये एक घटनाक्रम है जो अभी हुआ है। हम करीब से नज़र रख रहे हैं और हम चल रहे घटनाक्रम की निगरानी करना जारी रखेंगे। गुजरात के मोरबी जिले में टूटे सस्पेंशन ब्रिज का काम जिस ओरेबाज समूह को दिया गया था, उसके MD जयसुख पटेल जर्मन शासक हिटलर के समर्थक हैं। जयसुख पटेल ने साल 2019 में समस्या और समाधान शीर्षक से किताब लिखी थी। इस किताब के जरिए उन्होंने भारत के विश्व का भाग्य विधाता बनने में क्या और कौन सी मुश्किल हैं, इस पर अपने विचार रखे थे। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर ने उनके द्वारा किताब में लिखे गए विचारों के संबंध में खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर में यह खबर तुषार दवे ने अहमदाबाद से लिखी है। खबर के मुताबिक जयसुख पटेल अपनी किताब में लिखते हैं, चीन की तरह ही भारत में चुनाव बंद कर दिए जाने चाहिए और किसी योग्य व्यक्ति को 15 से 20 साल तक नेतृत्व दिया जाना चाहिए और इस शख्स को हिटलर की तरह डंडा चलाना चाहिए। उन्होंने किताब में लिखा है कि चीन में लोकतंत्र ना होने से बेवजह का खर्च नहीं होता और लोग अनुशासन में रहते हैं। वो आगे लिखते हैं कि हमारा देश ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जो लाठी के जोर पर राज करे और हमें ईमानदार और देश प्रेमी बनाए। दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर के मुताबिक जयसुख पटेल अपनी किताब में आरक्षण, शासन सत्ता और भूमि अधिग्रहण की मौजूदा प्रणाली का मुखर विरोध करते हैं। वो लिखते हैं, गुलामी हमारे DNA में है और तानाशाही हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकता है। 95% से अधिक सरकारी कर्मचारी, अफसर और नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दैनिक भास्कर के मुताबिक इस किताब में जयसुख पटेल ने कश्मीर से लेकर राजनीति के तमाम समस्याओं के समाधान का दावा किया है और जयसुख पटेल के विचार लोकतांत्रिक व्यवस्था, आरक्षण और किसानों के विरुद्ध होने के साथ ही अधिनायकवाद के समर्थन में भी हैं। खबर के मुताबिक जयसुख पटेल किसी नियम, सर्टिफिकेट और पंजीकरण के पूरी तरह खिलाफ हैं। गुजरात चुनाव के लिए आज चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने गुरुवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। बता दें, गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं। यहाँ मतदान के लिए राज्य भर में 51,782 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मालूम हो कि एक और चुनावी राज्य हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को ही नतीजे आएंगे। हिमाचल प्रदेश में एक चरण में वोट डाले जाएंगे। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है।
गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान के दौरान जब चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से विपक्ष के निष्पक्षता को लेकर आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक्शन और नतीजे शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम कहते हैं कि हमारे नतीजे सही नहीं हैं तो इस लोकतंत्र के लोगों का अपमान होगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको समझाने की कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन क्या महत्वपूर्ण है एक्शन और हमारे सही नतीजे। चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम पर आरोप लगाने वालों को कभी कभी पता चलता है कि नतीजे उनके ही पक्ष में आ गए हैं तो फिर वो चुप हो जाते हैं। कुछ पार्टी ईवीएम पर सवाल उठाती रही, बाद में जीत गए तो उन्होंने सोचा सवाल नहीं उठाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कभी कभी क्रिकेट में भी एक टीम हार के लिए एम्पायर पर ही सवाल उठा देती है, लेकिन वह थर्ड एम्पायर होता है, हमारे पास थर्ड एम्पायर तो है नहीं। चुनाव आयुक्त ने इसके साथ ही जोर देकर आरोपों को खारिज किया। गुजरात में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस राज्य में 5 यात्राएं निकाल रही है। गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है और राज्य में 1 व 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। साफ है कि सिर्फ 1 महीने का वक्त सभी राजनीतिक दलों के पास है। ये यात्राएं कच्छ के भुज, सौराष्ट्र के सोमनाथ, उत्तरी गुजरात के वडगाम, मध्य गुजरात के बालासिनोर और दक्षिण गुजरात के जम्बूसर से शुरू हुई हैं। इन यात्राओं के जरिए पार्टी 5432 किलोमीटर की दूरी तय कर 175 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। यात्रा के दौरान 145 जनसभाएं और 95 रैलियां होंगी। इन यात्राओं को परिवर्तन संकल्प यात्राओं का नाम दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इन यात्राओं में शामिल होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी के समन भेजे जाने को उन्होंने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने की साजिश का हिस्सा बताया। साथ ही कहा, अगर मैंने इतना बड़ा जुर्म किया है तो आओ और मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अगर गुनाह किया है तो आओ गिरफ्तार करके दिखाओ, मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई झारखंड सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय ताकतों को उतारा है। सोरेन ने कहा कि मैं ईडी और सीबीआई से नहीं डरता हूं। उन्होंने कहा कि इस साजिश का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। बता दें, ईडी ने हेमंत सोरेन को आज पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा था। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जून 2021 में अपने ही नाम खदान का पट्टा आवंटित कर लिया था। इसके खिलाफ बीजेपी नेता रघुवर दास व बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से शिकायत की थी और कहा था कि इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। झारखंड और केंद्र सरकार के बीच सीधे टकराव की नौबत आ गई है। झारखंड में 5 नवंबर से आर्थिक नाकाबंदी यानी कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड शुरू हो सकती है। झारखंड में 5 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा धरना प्रदर्शन करेगा। ये हालत केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की वजह से पैदा हुई है। ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को एक खनन घोटाले के मामले में तलब किया, लेकिन हेमंत ने ईडी के सामने न पेश होने का फैसला किया। सीएम हेमंत सोरेन के घर पर बुधवार रात को यूपीए घटक दलों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कांग्रेस समेत सभी दलों ने सोरेन को सलाह दी कि वो ईडी के सामने पेश ना हो। इस बैठक के बाद सत्तारूढ़ जेएमएम ने आर्थिक नाकेबंदी की आंदोलन की घोषणा की। आर्थिक नाकेबंदी होने पर इन सारे खनिज पदार्थों का खनन और राज्य के बाहर जाने पर रोक लग जाएगी। अगर आर्थिक नाकेबंदी लंबी चली तो इसका नुकसान चौतरफा होगा, क्योंकि केंद्र सरकार के तमाम उपक्रम इस राज्य में खनन में हैं। जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार की केंद्रीय एजेंसियों की नाइंसाफी के खिलाफ अब सड़क से संसद तक लड़ाई होगी। हम राज्य में आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे और हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को तेलंगाना के रुद्रम से शुरू हुई। यात्रा में पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल रामदास भी शामिल हुए। तेलंगाना में यात्रा नारायणपेट, हैदराबाद, महबूबनगर आदि जगहों से होकर आगे बढ़ रही है। हैदराबाद में रोहित वेमुला की मां भी यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिली थी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि रोहित वेमुला सामाजिक भेदभाव और अन्याय के खिलाफ उनके संघर्ष का प्रतीक हैं और रहेगा। फिल्म अभिनेत्री पूजा भट्ट भी इस यात्रा में शामिल हो चुकी हैं। मेटा प्लेटफॉर्म्स ने आज घोषणा की है कि उसके भारत में प्रमुख अजीत मोहन ने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी फेसबुक इंडिया हेड अजीत मोहन ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का कारण कहीं अन्य जगह पर अवसर मिलने को बताया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत मोहन प्रतिद्वंदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैप से जुड़ने जा रहे हैं। अजीत मोहन जनवरी 2019 में प्रबंध निदेशक के रूप में फेसबुक इंडिया में शामिल हुए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।